सर्वांना विनंती करतो की आपण स्टेजवर त्यांचं आगमन झाल्याच्या नंतर पुन्हा एकदा दोऱ्यामध्ये टाळ्या वाजवूया, पुन्हा एकदा टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करा, हे तुम्हाला कळकळीची विनंती करतो. केसीआर 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 देश का नेता कैसा हो, केसीआर केसीआर केसीआर. या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्याच्या वतीनं व महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी महिलांच्या वतीनं शेतकऱ्यांचे पंचप्राण आदरणीय के चंद्रशेखरराव केसीआर यांचं स्वागत करण्यात येत आहे. सर्व पाहुण्यांच्या वतीनं छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या प्रतिमेचं पूजन करण्यात येणार आहे. केसीआर सर्वांनी खाली बसून घ्यावं. या ठिकाणी महात्मा बसवेश्वर, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, अण्णाभाऊ साठे या सर्व महापुरुषाच्या प्रतिमेचं पूजन केले जात आहे. कारण हा जे काय महाराष्ट्र आहे छत्रपती शाहू फुलेंचा महाराष्ट्र आहे भावांनो. आणि या छत्रपती शाहू फुलेंच्या महाराष्ट्रामध्ये, छत्रपती शाहू फुलेंच्या या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये आदरणीय केसीआर यांचं स्वागत आपण या जनसमुदायाने केलेलं आहे. खरोखरच ही महाराष्ट्रासाठी चांगली बाब आहे, अभिमानाची बाब आहे. हा काय आपला सभा नाही किंवा काय नाही, हा फक्त आणि फक्त प्रमुख कार्यकर्त्याचा पक्षप्रवेश मेळावा आहे. आणि या पक्षप्रवेश मेळाव्यामध्ये, या ठिकाणी पक्षप्रवेश मेळाव्यामध्ये खाली बसावं. बाकीच्या मंडळीने सुद्धा सर्वांनी खाली बसून घ्यावं अशी मी त्यांना विनंती करतोय. हो हो. स्टेजवरील सर्व मंडळींनी खाली बसून घ्यावं. या ठिकाणी महाराष्ट्रातील एक युवा आमदार, महाराष्ट्रातील तरुण तडफदार व युवा आमदार आदरणीय आमचे मित्र दीपक अण्णा आत्राम हे भारत राष्ट्र समितीमध्ये आदरणीय केसीआर चंद्रशेखरराव यांच्या उपस्थितीत प्रवेश करणार आहेत. त्यांच्याबरोबरच महाराष्ट्रातील जवळपास 5 ते 7 आमदार, जवळपास 9 ते 10 जिल्हा परिषदचे माजी अध्यक्ष, यानंतर या ठिकाणी आदरणीय दीपक अण्णा आत्राम यांचं स्वागत केले जात आहे. यानंतर दिगंबररावजी भिसे, मुरबाड, ठाणे जिल्ह्यातील हे आमदार आहेत, त्यांचं सुद्धा स्वागत करण्यात येत आहे. यानंतर प्रोफेसर मोहन पटवारी, उदगीर, लातूर जिल्ह्याचे हे माजी आमदार आहेत, त्यांचं सुद्धा केसीआर साहेब यांच्या हाताने स्वागत करण्यात येत आहे. यानंतर राजनजी तोडसम, यवतमाळ जिल्ह्यातील हे आमदार आहेत, यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत करण्यात येत आहे. यानंतर दैनिक देशोन्नतीचे संपादक आमचे मित्र प्रकाश भाऊ पोरे यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत करण्यात येत आहे. यानंतर महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध कवी ज्ञानेश वाकुडकर यांचं सुद्धा या भारत राष्ट्र समितीमध्ये स्वागत करण्यात येत आहे. यानंतर संभाजी ब्रिगेडचे किसान आघाडीचे राज्याचे अध्यक्ष, संभाजी ब्रिगेडचे किसान आघाडीचे राज्याचे अध्यक्ष संतोष गव्हाणे हे सुद्धा भारत राष्ट्र समितीमध्ये प्रवेश करत आहेत. या ठिकाणी परभणी व हिंगोली जिल्हा परिषदेचे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष दोनीराम कालदाते हे सुद्धा भारत राष्ट्र समितीमध्ये प्रवेश करत आहेत. यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत करण्यात येत आहे. यानंतर मी दीपक दादा आत्राम यांना विनंती करतो की गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व कार्यकर्त्यांच्या नावाची दीपक भाऊ
दीपक दादा आत्राम. त्यानंतर प्रवीण जेठवाड यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत करण्यात. गडचिरोली जिल्ह्यातील ऐरी विधानसभा क्षेत्रामधील काही प्रमुख नेते या ठिकाणी आदरणीय केसीआर साहेबांच्या हस्ते यांचं या ठिकाणी स्वागत घेणार आहेत. जिल्हा परिषद सदस्य आदरणीय अनिताताई आत्राम, जिल्हा परिषद सदस्य जयसुधाताई जनगम, जिल्हा परिषद सदस्य संजयजी चरडुके, जिल्हा परिषद सदस्य कारूजी रापंजी, नगरसेविका सुनीताताई कुसनाके, जिल्हा नगर परिषद सदस्य बंडूजी आलाम, सरपंच लक्ष्मणजी गावडे, अजयजी आत्राम, सूरजजी गावडे, बिच्चमयाजी कुडमेते, दिवाकरजी कोरेत, उमेशजी मोहुर्ले, नगरसेविका भवानीताई गागापुरपू, शिरोंचा तालुक्यातील नेते मल्लिकार्जुनजी आकुला, मंदा शंकरजी, वनिताताई तिम्मा पंचायत समिती सदस्य जानकी सीनू, शंकर काका दासरवार यांचं सगळ्यांचं आज या ठिकाणी बीआरएस मध्ये या ठिकाणी प्रवेश होत आहे आणि साहेबांच्या हस्ते त्यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. धन्यवाद. तालुका अध्यक्ष आमचे बानयाजी जनगम, त्यानंतर गोपाळ शेट्टी गोरंट्यालजी यांचं सुद्धा भारत राष्ट्र समितीमध्ये स्वागत करण्यात येत आहे. त्यानंतर ॲडव्होकेट पंढरीनाथ पवार अहमदनगर यांचं सुद्धा या ठिकाणी भारत राष्ट्र समितीमध्ये स्वागत करण्यात येत आहे. त्यानंतर दस्तगिरी पठाण. मी स्टेजच्या मागे असणाऱ्या सर्वांना विनंती करतो, आता नावं काय सगळ्याचे घेता येणार नाहीत, सगळ्यांनी लाईनवर यावं आणि भारत राष्ट्र समितीमध्ये प्रवेश करून घ्यावा. एका एकाचं नावं जर घेत गेलं तर आपल्याला फार उशीर होणार आहे. जे जे असतील मागे कोणी राहिलेले, कारण आता उमेश पाटील शिवसंग्रामचे जिल्हाध्यक्ष यांना विनंती करतो, यांचं सुद्धा भारत राष्ट्र समितीमध्ये यांनी स्टेजवर यांचं स्वागत आहे. शंकर पाटील सावळीकर प्रहार जनशक्ती पार्टी, ॲडव्होकेट साहेबराव चव्हाण बीएसपी महासचिव वंचित बहुजन आघाडी, नवीन पाटील, वचिष्ठ बेडके, भागवत गंगाधर गाडगे, बी आर माने, सौरभ मानपांडे नांदेड, काश्मीर सिंग नांदेड, जसपाल सिंग चोपड़ा, सुरेश पाल सिंह नांदेड़, गजेंद्र सिंह नांदेड़, रविंद्र जो उपस्थित है उनको वो हो गए, नाम बताओ ना उनका. शेख सईद खान, राजा मुलाना, मौलाना अहमद, मुलाना आजम रिजवानी, नामदेव चव्हाण, शंकर गलवाडे, गौतम भंडारे, मनोज कदम, बालाजी गोंटगिरी, गजानन वजवाडे, कैलास गोंडले, ॲडव्होकेट राजकुमार जाधव, शिवा पाटील, चंद्रकांत लोखंडे,
सुरेश जाधव, सुमित श्रीनिवास मुंबई, गुरुमीत सिंग नांदेड, रामस्वामी पट्टैया नांदेड, लानू गुंजल अहमदनगर, नाही आहेत का नाही? नीचे. हा. किनवट मतदारसंघाचे विठ्ठल नाईक दादा सिनियर लीडर एनसीपी आणि सोशल वर्कर विठ्ठल दादा आणि तसेच धनलाल पवार एक्स झडपीटीसी एमएनएस कंटेस्टेड कैंडिडेट धनलाल पवार, दादाराव टेकम कोलाम संघ किनवट तालुका, सीताराम कुडमेते रिटायर्ड तहसीलदार सारकनी किनवट, राम रेड्डी सरपंच सीनियर लीडर, भीमराव सोनकांबले तोडासम महाजन सारकनी किनवट, श्रीहरी नमीनवार श्रीनिवास नमीनवार वेलमसंगम किनवट बेल्लूरी, रामो पीसवार स्टूडेंट लीडर, संजय यर्मे एसटी यूथ किनवट, दिलीप धनलाल यूथ बंजारा અને पृथ्वीराज विश्वनाथ कुमरे सरपंच जरूर। ठीक आहे, यानंतर हा भावांनो जवळपास अरे इतके नाम यानंतर वेळेच्या अभावी भावांनो सगळ्याचा पक्षप्रवेश हा आपण आपल्या स्थानिक ठिकाणी घेऊया। तुम्हाला हात जोडून विनंती करतो, कृपया आपण आता पक्षप्रवेशाचा सोहळा शब्दरूपी आदरणीय केसीआर हे आपल्याला सांगणार आहेत, ते आपल्याला पक्षप्रवेश सोहळा झाल्याप्रमाणेच आहे त्यांनी सांगितल्याच्या नंतर सुद्धा, त्याच्यामुळे आदरणीय यानंतर या सर्वांचा नाव जेवढ्याचे वाचले तेवढ्याचा पक्षप्रवेश झाला असं समजूया। गजानन उजवाडे, कैलास बोंदळे, ॲडव्होकेट राजकुमार जाधव, सुशील बोरुळकर, कृती डुबे, सुमिता आसवानी, संतोष हंबर्डे, सय्यद रामू, नवीन कुमार श्रीनिवास, ओमराज भाले, शंकर पाटील, विनायक शिंदे, हनुमान कमुळकर, अशोक पाटील मुगोटकर, राजू गमनवार, ठीक आहे, रामराव चव्हाण अध्यक्ष बळीराजा शेतकरी संघटना व आमचे नाना बाछाव शेतकरी संघर्ष संघटना यांचं सुद्धा, मारुती आत्राम सरपंच गोगरवाडी, गणपती नरसिंगराव सलाम सरपंच पिपलगाव, गोविंद बापूराव कुडमते सरपंच बेलुरे, वसंत कुडमते सरपंच बुधारपेठ, किशन मारुती सरपंच सिरपूर, सत्यपाल गेडाम सरपंच कोपरा, शिवाजी बुरके सरपंच कुपटी, दत्ता सरपंच अंबाडी, मेसराम बाजीराव किरवाडे सरपंच बेल्लोरे, देविदास सीताराम कुंभारे सरपंच पाटोदा, सुभाष सरपंच उमरी किनवट, राम रेड्डी एक सरपंच तंटा विमुक्ते, रमेश रेड्डी सरपंच। यानंतर हा आता पक्ष प्रवेशाचा सोहळा नाव घेतल्यामुळं पुढचा कार्यक्रम आहे भावांनो, पुढे सुद्धा आता पत्रकार परिषद आहे आणि आपल्याला साहेबांचं ऐकायचं आहे। आपल्या या पक्षप्रवेशामध्ये जर वेळ गेला तर तुम्ही कशासाठी आलात? केसीआर साहेबांना ऐकण्यासाठी आलात का नाही? त्यांना ऐकणार का नाही? बरोबर, मग शांत बसा। यानंतर मी शेतकऱ्याचे पंचप्राण किसानों का मसिहा म्हणून ज्यांची ह्या भारत भूमीमध्ये ख्याती झाली असे केसीआर साहेब व के चंद्रशेखर राव यांना विनंती करतो की या पक्षप्रवेश सोहळ्याला त्यांनी संबोधित करावं।
सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज और शव महाराज, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, डॉक्टर ज्योतिराव फूले, मां सावित्रीबाई, ऐसे महान पुरुषों को जन्म दिए इस पावन धरती महाराष्ट्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित नेतागण, महाराष्ट्र और तेलंगाना आज इस पक्ष प्रवेश सभा में आए हुए भाइयों, बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। एक नई पार्टी BRS पार्टी कुछ समय पहले ही जन्म लिया था। इस पार्टी का नाम पहले TRS था। ये तेलंगाना राज्य तक सीमित था। देश के हालात समझने के बाद देश के विचारधारा को बदलने की आवश्यकता को समझने के बाद हमने फैसला लिया है कि हमको राष्ट्रीय स्तर पर काम करना है। इसी चीज को लेके हमने BRS का उद्घाटन किया है। पूरे देश भर में काफी समर्थन मिल रहा है। मैं एक विनम्र पूर्वक आप सारे लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, खास तौर पर हमारे पत्रकार भाइयों से भी, मेरे बात जो भी आप सुन रहे हैं यहीं भूल मत जाइए, यहीं छोड़ मत जाइए। आप वापस अपने गांव या अपने बस्ती, अपने शहर में जाने के बाद जरूर इन बातों पे चर्चा करें, ये मैं आपसे चाहता हूं। इस बात की इस देश में बहुत सख्त आवश्यकता है। देश की विचारधारा में, देश के सोच विचार में, देश को चलने चलाने में एक बड़ी परिवर्तन की आज आवश्यकता है। हमको आजादी मिले 75 साल गुजर गए। सरकारें कई बने, नेता कई आए, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कई बने। उनको हम ही लोग बनाते गए। एक बात पे विचार कीजिए, भाषण तो बड़े लंबे लंबे आते हैं, कई बातें सुनने को आते हैं। सिंपल बात है, सिंपल बात, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ये कोई रॉकेट वाला मामला नहीं है, बड़ा साइंस कुछ भी नहीं है इसमें, मामूली बात है। 75 साल के आजादी के बाद इतने मुख्यमंत्री, इतने पार्टियां, इतने सरकारें, इतने प्रधानमंत्री बनने के बाद आज देश में ना पीने को पानी मिलता है, ना सिंचाई को पानी मिलता है, ना बिजली मिलता है। ये क्या दिया नहीं जा सकता?
ये है, उसकी इन चीजों की उपलब्धि नहीं है। चक्कर क्या है, इस चीज को समझना है। हम समझ के भी ना समझ नहीं रहना चाहिए। एक बार समझ में आया तो एकजुट होना चाहिए। मेरा इतना ही बात है। आज के समय बड़ा दुख होता है, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या बात है? दया करके सोचिए। आत्महत्या कोई भी इंसान कब करता है? सारे ही रास्ते बंद होने के बाद मजबूरी हालत में, बड़ी आक्रोशित परिस्थिति में कितना उनका आत्मा घोषण करता होगा, कितना दुख होता होगा। अपने प्रियजनों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के किसी किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों करता है? देश को अन्नदान देने वाला अन्नदाता, दिन रात लगातार काम करके अपने खून पसीना बहा के देश को जीवन दान देने वाला अन्नदाता क्यों आत्महत्या करने पे मजबूर है इस देश में? क्या चक्कर है इसके पीछे? ये सोचने की बात है। अब इससे बुराई और क्या हो सकता है? एक तरफ हमारे किसान मर रहे, रंग बिरंगी झंडे, भाषण देखो, माइक पड़ जाता है, घंटों पर भाषण, असेंबली में भाषण, पार्लियामेंट में भाषण। लेकिन किसानों के जो प्रेत, धान के जगह जो प्रेत उग रहे हैं किसानों के खेत में, इसमें रुकावट नहीं आ रही है। इसीलिए बीआरएस का सबसे पहले नारा, हिंदुस्तान में पहली बार किसी पार्टी ने कहा है, वो बीआरएस पार्टी है, अब की बार किसान सरकार। अब की बार, मुझे सुनने नहीं दे रहे, अब की बार। ये बात अगर हमारे किसान समझे, हमारे किसान अगर इस बात को समझे, धर्म के नाम पे, रंग बिरंगी झंडों के नाम पे, जाति के नाम पे, राजनीतिक पार्टियों के नाम पे बंटवारा नहीं होते हुए अगर हम एकत्रित हो, एकजुट हो, वज्रमूठ हो, ये कोई असंभव बात नहीं है। सिंपल बात है, इस देश में किसानों की संख्या 42% से ज्यादा है। 16 करोड़ हमारे किसान परिवार है, और उसमें मजदूर खेती, हमारे खेती पे काम करने वाले जो मजदूर भाई है, हमारे साथी है, वो दोनों अगर मिला दिए, हम 50% से आगे है। सरकार बनाने के लिए इससे ज्यादा ताकत नहीं चाहिए। एक ही बात गांव में जाके चर्चा कीजिए, आज रात में, आज में, कल में, जब आपको टाइम मिले, अपने दोस्तों के साथ, अपने किसानों के साथ संजीदा बैठ के चर्चा उठाइए। क्या केसीआर ने आके नांदेड़ में ऐसा कहा कि ये बात सच है कि झूठ है? मैं इतना ही आपसे प्रार्थना करता हूं, जो लोग समझते हैं बात को, एक दीप से दूसरा दीप जलाए जैसा बात को फैलाना चाहिए, समझाना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, भारत बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धुओं का देश नहीं है। वक्त आने पर, देश को बात समझ में आने पर, महापुरुषों को, महानेताओं को यूं तुत्कार दिया,
देश में जब इमरजेंसी लगा, पाबंदियां लगे, लोग नायक जयप्रकाश नारायण के एक आवाज पे सारे देश एकत्रित हुए। उस समय के महान नेताओं को यूं उठा के फेंक दिए। आज वक्त आया है किसान भाइयों, बहुत हो गया इंतजार। 75 साल काफी लंबा ही समय होता है। अब तक हम हल चलाते हुए कलम किसी और के हाथ में दिए। किसानों को आज सिर्फ हल चलाना नहीं, कलम चलाना, कानून बनाना भी सीखना चाहिए। बोलने से फायदा नहीं है भाइयों, खाली बोलना नहीं है, नारा लगाना नहीं है। खुद बन जाओ आमदार, खुद बन जाओ खासदार, तभी बनेगा किसान सरकार। ये चेतना अगर आ गया, मैं एक बात आपके सामने रखता हूं। मैं कोई अमेरिका का कहानी या किसी अन्य देश का कहानी या किसी अन्य राज्य का कहानी नहीं कहता। जो अपने महाराष्ट्र राज्य में उपलब्ध है, भाई क्या बात है। अब एक ही बात है, जब भी चुनाव आता है ना, चुनाव आने पर क्या हो रहा है, किसी न किसी पार्टी जीतता है, किसी न किसी नेता जीतता है, लेकिन जनता हारता है। अब कुछ उल्टा होना चाहिए। आगे चुनाव जब भी होगा, जनता को जीतना चाहिए, वो किसानों को जीतना चाहिए। हमारे समस्याओं का वही समाधान है। हकीकत में क्या है, भारत क्या गरीब देश है? बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, राजनीति में मेरा जीवन अब तक 50 साल बीत गए। मैं राज्य मंत्री, एमएलए, एमपी, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री, कई चीज पे काम किया। अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, सत्य यह है कि हमारा देश अमेरिका से भी धनवान देश है। करने वाला अगर हो, नेता का काम ईमानदार हो, काम दमदार हो, अमेरिका से भी हम प्रबल आर्थिक शक्ति बन सकते हैं। इसमें कोई गुंजाइश, कोई शक नहीं है। लेकिन नहीं बनते। एक ही बात से आप समझ जाओगे। एक छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा, मैं आपका ज्यादा वक्त भी खराब नहीं करूंगा, जो आप आसानी से समझ पाओगे वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां भारत में संपत्ति है, उस संपत्ति से प्रजा वंचित है। क्यों? क्या पाप किया है जनता ने? प्रकृति ने, भगवान ने 4 चीज, बहुत ही मूल्यवान चीज हमको दिया है। वो है पानी, भूमि, कोयला, काम करने वाले 140 करोड़ जनता। इस देश में अमेरिका हमसे 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास कृषि योग्य भूमि सिर्फ 29% है। चाइना हमारे से 1.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास कृषि योग्य भूमि सिर्फ 16% है। पूरे दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां 50% कृषि योग्य भूमि है। भारत के भूमि को एकड़ में अगर नापा जाए, भारत का सारा जमीन, भारत देश का 83 करोड़ एकड़ बनता है, 83 करोड़ एकर्स। इसमें सीधे ही 41 है। मैं इसीलिए आप सब लोगों को प्रणाम करके प्रार्थना कर रहा था, वापिस गांव जाके इस बात को चर्चा कीजिए। इस देश में सरकार किसने चलाया? 75 साल में ज्यादा से ज्यादा समय, 54 साल, 54 इयर्स कांग्रेस ने हुकूमत की इस देश में। 16 साल नंबर 2 स्थान पे भाजपा हुकूमत किया।
बस 3, 4, 5 साल दूसरे लोग आए और गए बीच में, कोई साल, कोई सवा साल, कोई 1.5 साल, कोई 8 महीना। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, ऐसे लोग कम समय के लिए थे। 75 सालों में 70 साल यही दो पार्टी हुकूमत करते रहे। अगर कोई कसूरवार है तो ये दो पार्टियां ही है। इस बात को गांव में जाने के बाद सोचिए, चर्चा कीजिए। ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, हम अपने बात रख सकते हैं। हमारे संविधान इतना अधिकार हमें दिया है कि हम किसी के व्यक्ति के ऊपर निंदा नहीं कर रहे हैं। जो इतिहास चला उसको साफ बता रहे हैं। अब देखिए, कुछ हल निकला, कुछ समाधान निकला। कांग्रेस गया, बीजेपी आया, भाई वही भाषणबाजी, कोई ये बात तो कोई वो बात। तू कितना मैं कितना, तू कितना का आया मैं कितना का आया, तेरा वो घोटाला तो मेरा ये घोटाला, तेरा अंबानी तो मेरा अदानी। एक सिंपल बात मैं बताता हूं, सिंपल बात है जो आपके आंखों के सामने है, आसानी से आप समझ जाओगे। माननीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बने, उनका एक बड़ा गंभीर स्कीम था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जोक इन इंडिया बन गया। क्या किधर गया भाई मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया काम करता तो हर शहर में, भारत के हर छोटे छोटे शहर में चाइना बाजार लगता है। पतंगों का मांझा चाइना से आता है। दीपावली के पटाखे, होली के रंग, दीपावली के दिए, आखिर हम पूजने वाले गणेश मूर्तियां, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ये सारी चीज चाइना से आते हैं। भाई घरे घर, गांव गांव, गली गली चाइना बाजार लग रहा है, तो कहां गया मेक इन इंडिया? चाइना बाजार क्यों लगता, भारत बाजार लगना चाहिए ना। बस ये बात सच है। नांदेड़ में कितना चाइना बाजार है गिन लीजिए। आप परमनी में जाओ, अकोला में जाओ, कहीं भी जाओ, सारे ही देश में, आप उत्तर प्रदेश जाओ, तमिलनाडु जाओ, तेलंगाना जाओ, आंध्रा जाओ, हर शहर में छोटे बड़े सब में चाइना बाजार लग रहा है। ये क्या हो रहा है देश में? कब तक ये बात चलते रहेंगे? ईमान से सोचिए, दिल से सोचिए। मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं, मेरे बातों को सुन के यूं मत छोड़ दीजिए। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मैं दुख दर्द से ये बात कह रहा हूं। ये बात जरूर सोचिए, चर्चा कीजिए। ऐसे ही 2-3 बात और बताने हैं। इस देश में 50,000 टीएमसी पानी जा रहा है। ना हमको पीने का पानी मिलता, ना सिंचाई का पानी मिलता, ना बिजली मिलता। फिर क्या मिलता भाई? भाषण मिलेगा, मन की बात, ये बात वो बात। कब तक मिलेगा? हमारे मरते दम तक। मरी तो रहे हैं। तो इस बात पे बहुत सीरियस तरीके से आप लोगों को, खास तौर पर किसान भाइयों को, किसान घर के महिलाओं को, हमारे युवा लोगों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को, हमारे वकील साहब लोगों को, हमारे टीचर्स, लेक्चरर्स जो बुद्धिजीवी है, जो लेखक, कवि, गायक है, सारे लोगों को मैं सर झुका के प्रणाम करके इस पावन धरती, महाराष्ट्र के पावन धरती से विनय पूर्वक विनम्र करता हूं, दया करके इस बात पे सोचिए। ये कोई राजनीति नहीं है, हमारे जीवन और मृत्यु की सवाल है, जिंदगी और मौत की सवाल है। कब तक मरते रहेंगे? क्यों मरना भाई? क्या हमारी किस्मत यही है? हम आत्महत्या करने के लिए पैदा हुए? और तो और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं।
2-3 बातें हैं, आप बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। महाराष्ट्र में नदियां इतने सारे हैं, देश में तो और कई हैं। जैसा मैंने कहा आपको, मैं यहां से यहां के बाद पत्रकारों के पास काफी मटेरियल दूंगा आज, कल पूरे टीवी में, अखबार में भी आ जाएगा, वो भी पढ़ लीजिए। कुछ बातें अभी रखता हूं मैं, बाकी बहुत सारे चीज जो स्टैटिस्टिक्स है ऐसी आम सभाओं में जो नहीं कहा जा सकता, वो आज मैं पत्रकारों के इसमें गोष्ठी में मैं बताने वाला हूं। कल जरूर दया करके अखबार भी पढ़िए, लोकमत पढ़िए, देशोन्नति पढ़िए, जो जो पत्र आपके पास आए वो पढ़िए। एक बात सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर, पानी का रिजर्वायर है, हमसे बहुत छोटा देश में, जिम्बाब्वे देश में है। उसका स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी क्षमता है 6,500 टीएमसी, 6,533 टीएमसी, सबसे दुनिया का बड़ा ये रिजर्वायर है। इसी प्रकार के नाइलू नदी पे, रशिया में अंगारा नदी पे, चाइना में एंगजी नदी पे, अमेरिका में कोलोराडो नदी पे, किसी अन्य देशों में अन्य नदियों पे 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 टीएमसी के रिजर्वायर्स बन चुके हैं। इतना विशाल भारत, इतनी विशाल जनता, जहां सूखा भी पड़ता है, जहां बाढ़ से भी प्रभावित होता है, ऐसे क्या कम से कम 3-4 रिजर्वायर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुनने में नहीं आ रहा है। होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े रिजर्वायर बनना चाहिए। फिर क्यों हमारे सरकार चुप बैठे हैं? मतलब ये नहीं बनते, और उल्टा चक्कर क्या बनते? ट्रिब्यूनल। भाई देखो, मैंने जैसा कहा, हिंदुस्तान की कृषि योग्य भूमि है 41 करोड़ एकड़। सरकार अगर सही है, ईमानदार है, पानी उठा के दे दे, तो हिंदुस्तान के हर एकड़ में पानी जा सकता है, पानी दिया जा सकता है। ये पानी दिया जाए, नहीं दिया जाए? बोलिए, दिया जाए? समंदर में जाने के पानी लेके उठा के भूमि पे लाया जाए कि ऐसा ही छोड़ा जाए? आना चाहिए। उधर से वो नहीं बोल रहे, आना चाहिए पानी। जो चाह रहे हाथ उठाइए। आना चाहिए। तो मन तो साफ है, आना चाहिए। फिर कैसे आएगा? क्या ये सरकारों पे हम आशा कर सकते हैं? क्या ये बनाएंगे? ये तो ट्रिब्यूनल डालते हैं, ट्रिब्यूनल। 20, 25, 30 साल तक ट्रिब्यूनल का अवार्ड नहीं आता। उसके बाद कितने हमारे ऊपर लगा दिए, ग्रीन ट्रिब्यूनल, मट्टी ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट कमिटी, वो परमिशन नतीजा आए तक और 15 साल। उसके बाद फिर बजट, फिर पास करो, बनो प्रोजेक्ट, यानी कि तीसरा चौथा पीढ़ी में कोई पानी नहीं आएगा। 100 साल के बाद आएगा पानी। क्या ये सरकारें बनाएंगे? हम आशा कर सकते हैं? इसीलिए हमने कहा है, अब की बार किसान सरकार। किसान सरकार बना तभी ये बात संभव हो सकता है। किसान सरकार बने तो ही पानी समंदर में जाने से रुक जाके जमीन पे आ जाएगा। हमारे बीड जिले में आएगा जहां सूखा पड़ता है, हमारे जालना में आएगा, हमारे परभनी में आएगा, हमारे लातूर में आएगा, हमारे गढ़चिरौली में आएगा। हर जगह जहां पानी की किल्लत है वहां आ जाएगा। घरे घर में भरपूर पीने का शुद्ध पानी हमारे घरों में आएगा।
भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा जरूर। मैं तेलंगाना का मुख्यमंत्री हूं। 8 साल पहले तेलंगाना भी आपसे बड़ा बुरा हाल में था। करंट नहीं मिलती थी, पता नहीं कब आता कब जाता, भगवान जाने। कई किसान हमारा मर रहे थे करंट मोटर लगाने रात में जाके। किसी को बिच्छू काटा, किसी को सांप काटा, किसी को शाक लग गया। पीने का पानी नहीं था, सिंचाई तो बोलना ही नहीं, सूखा ही सूखा था। आधा लोग पेट हाथ में लिए पलायन थे, देश भर में घूम के मजदूरी कर रहे थे। बड़ी किल्लत थी। 7-8 साल के कड़ी मेहनत से आप लोग जानते हैं, नांदेड़ जिले के भाइयों, जो कि तेलंगाना नांदेड़ के बीच में, महाराष्ट्र के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। रोज आना जाना है। आपके लोग, लाखों लोग, हजारों लोग तेलंगाना में आते रहते हैं और तेलंगाना के भाई बंधु यहां भी आते हैं। आज 24 घंटा करंट मिलता है तेलंगाना में। किसानों को प्रकल्प से जो पानी देते हैं, पानी प्रकल्प से, प्रोजेक्ट से, कोई पानी पट्टी नहीं, फ्री में पानी देते हैं। किसानों को 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला बिजली फ्री में देते हैं। कोई जाके, कोई माई का लाल का दम नहीं है किसान के पास जाके तुम्हारा कितना एचपी है, कितने मोटर है, क्या तुम्हारे 3 मोटर है, 2 मोटर है, लगाओ 50 मोटर भी लगाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। आप जाइए, आप लोग आइए, मैं आपको आह्वानित करता हूं। 4 कदम यहीं आप आदिलाबाद आके देख सकते हैं। और किसानों को हमने 100% मराठी भाषा में 100% कहते हो, बीमा का जो रकम है 100% सरकारी बनती है। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसी किसान का मृत्यु एक्सीडेंटल नहीं, सहज रूप में स्वाभाविक तरीके से भी, नेचुरल डेथ भी, नेचुरल मृत्यु भी अगर होता है, 8 दिन के अंदर उनके घर में 5 लाख का चेक पहुंच जाता है। 70 लाख किसानों का हमने ऐसा किया है। अभी तक करीब करीब 1 लाख किसान जिनका मृत्यु हुआ, उनके घर पैसा पहुंच गया है। और किसानों के लिए 10,000 रुपए हर एकड़ को निवेश के लिए देते हैं, हर एकड़ को। और खरीदारी दान जितना भी उगता है, पूरा पैदावारी 7,000 हमने परचेजिंग सेंटर खोला है। सारा का सारा दान सरकार ही खरीदता है, पूरा एमएसपी देके। ये चीज जब तेलंगाना में संभव है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, अन्य राज्यों में क्यों नहीं, पूरे भारत में क्यों नहीं? क्यों नहीं? नहीं इसलिए कि किसान सरकार नहीं तो ये सब कुछ नहीं। जहां किसान सरकार है वहां ये सब कुछ है। तो हम भी महाराष्ट्र में ये चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? फिर बनाएंगे किसान सरकार? टंडा टंडा बोल रहे आप। बनाएंगे किसान सरकार? इसलिए मेरा आप लोगों से विनती है। दूसरी बात, ये पानी की कथा है। करंट का क्या चक्कर है भाई? आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता भाई? मैं एक बात कहता हूं, लिख लीजिए। इस देश में कोयला इतना है, 361 बिलियन डॉलर कोयला है हमारे पास। देखो हमारे वो करंट कर्मचारी है, लड़ेंगे लड़ेंगे। 361, हाँ काटन कपास के लोग हैं, बैठ जाओ भैया।
361 बिलियन टन्स का कोयला है। देश को जितना करंट चाहिए उतना अगर कोयला से बिजली पैदा करके अगर देश में 24 घंटा करंट भी दे दें, 125 साल के लिए ये कोयला सीमा बस है। और कोयला कहां है? कहीं आकाश में है? यही है, हमारे चंद्रपुर में है, बलारसा में है, उमरेड में है, हमारे गुग्गुस कालरीज में है, महाराष्ट्र के धरती में ही है। महाराष्ट्र में गोदावरी भी है, महाराष्ट्र में कोयला भी है, लेकिन यहां पानी नहीं मिलता और बिजली नहीं मिलता। ये क्या चक्कर है भाई? जरूर इसमें दाल में कुछ काला है। ये बात अगर आप सही समझ जाओ, इसमें कोई संस्कृत नहीं है, कोई अंग्रेजी नहीं है, कोई जर्मनी जापानी भाषा नहीं है। कौन सा बड़ा समझने की बात है इसमें? बस हम झंडा देखते ही पागल हो जाते हैं। हमारा नेता क्या दिया? तुम्हारा नेता हमारा पार्टी क्या दिया? क्या बनते? जब ज्यादा से ज्यादा सरपंच बनते होंगे, जिला परिषद चेयरमैन बनते होंगे, लेकिन हमारे किसानों का प्रेत उठ रहा है। इसमें हमको एहसास नहीं होना चाहिए? हमारे घरों में पानी की किल्लत है, इसका हमारे एहसास नहीं होना चाहिए? ये राजनीतिक तमाशा जब तक चलता रहेगा तब तक हम खामोश रहेंगे, तब तक हम बटे हुए रहेंगे, जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे। जो संपत्ति हमारे सामने है, हमारा अपना है, हमारे गांव में है, हमारे राज्य में है, इसको जाके हमको वर्ल्ड बैंक से कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है, कोई अमेरिका का फाइल पकड़ने का जरूरत नहीं है। हमारा संविधान है, हमारे कानून है, हम कुछ सब कुछ बना सकते हैं। हम में वो ताकत है, हम आजाद हिंदुस्तान है। लेकिन पार्टियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बटे हुए, बिखरते हुए हिंदुस्तानी है। इसलिए हमारा हालत यह है। मैं एक बात पूछता हूं भाइयों, ध्यान से सोचिए, दिल से सोचिए। आज इस देश का लक्ष्य क्या है? भारत का कोई लक्ष्य है? भारत अपना लक्ष्य खो दिया है, अंधेरे में अपने रास्ते भूल जाके अपने लक्ष्य खो दे के भटक रहा है। बस चुनाव जीतना ही लक्ष्य है, कोई लक्ष्य नहीं है। चुनाव जीतो, दंगा करो, फसाद करो, जाति भेद लाओ, मतभेद लाओ, करोड़ों खर्च करो, शराब पिलाओ, हत्या करो, लेकिन चुनाव जीतो। कब तक जिताते रहेंगे? आकर हम तंग नहीं हो रहा है? जिता जिता के थक गए भाई। कितने आते हैं वोट भिखारी, हर चुनाव में आते हैं रंग बिरंगी कहानी लेके। नेता बदलता है, हमारे किसानों का हालत क्यों नहीं बदलता? किसानों का हालत अगर बदलना है, जैसा तेलंगाना राज्य में बदला है, किसान सरकार आने पर ही बदलता है। अब देखो, मैं दुबला पतला आदमी हूं। मैं जब शुरू किया था, नेता लंबे लंबे मोटे मोटे थे मेरे से। अरे बोला, ये दुबला पतला याद ये कुछ दबा देगा भाई, इससे क्या होगा? अब क्या हुआ, देश जाता है। तो इसलिए नेता को देखा हैरान नहीं होना चाहिए। नेता का मोटापा कहां से आता है भाई? हमारे वोट से ही आता है। नेता बनता कहां से है? नेता का शक्ति क्या है? जब हम ये बात जान गए, जब तक ये बात नहीं समझेंगे भाइयों मेरे बहनों, हमारे को मुक्ति नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे, लेकिन हमारा कोई देखेगा नहीं। वो लोग हमको लाइट ले लेंगे। दूसरा बात, मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर आप किसान सरकार बनाओ, गुलाबी सरकार बनाओ, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान, जगमगाता महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के हर गांव में, महाराष्ट्र के कोने कोने के हर छोटे छोटे कस्बे में भी
24 घंटा उच्चगत गुणवत्ता वाला पावर देंगे। ये मेरा आपसे वायदा है। ये हमने करके दिखाया है तेलंगाना राज्य में। जब वहां संभव है, एक बात और सोचिए, तेलंगाना 1/3 यानी कि 4 करोड़ तेलंगाना का आबादी है, छोटा राज्य है। महाराष्ट्र 12.5 करोड़ का आबादी है। तेलंगाना का बजट है 2.5 लाख करोड़। महाराष्ट्र का बजट है 5 लाख करोड़। जब तेलंगाना में किसानों को निवेश दे रहे हैं एकड़ में 10,000, क्या महाराष्ट्र में नहीं दिया जा सकता? महाराष्ट्र में क्या धन की कमी है? धन की कमी नहीं है यार, मन की कमी है। ये बात समझ जाओ। किसान भाई, अगर जो तेलंगाना में जो सुविधा मिल रहा है, सारे सुविधा अगर आप चाहते हो तो उठाओ गुलाबी झंडा और वार ऐसा करो कि खुद बन जाओ नेता। कोई नेता को देखकर हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम में से ही नेता निकल आते हैं। ये जो नेता है बाल का सुमन है, कहां बैठा है? बाल का सुमन है, ये देखो कितना जवान है। ये कॉलेज में पढ़ रहा लड़का था, मेरे साथ जंग में आया था। कम से कम उम्र में ये पहली बार एमपी बन गया। उसके बाद 30 साल मेरा उम्र जब इनके 29 साल उम्र था एमपी बन गया। ये छोटा आदमी थे, विद्यार्थी थे। कहां से बनते हैं? हिम्मत है, ताकत है, लड़ते हैं, ईमानदारी की बात है। तो नेता को देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं, हम में से ही नेता को निकालना चाहिए। जब तक ये हम नहीं सीखेंगे तब तक हमारा कोई मतलब समाधान नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। 13 महीने भैया, अपमान का भी कोई हद होता है, कोई सीमा होता है। 13 महीने हमारे किसानों ने दिल्ली राजधानी पे धरना दिया। 750 किसानों का मृत्यु हुआ। एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से, एक शब्द कम से कम, आंख से एक आंसू। क्या समझना चाहिए इसको? क्या हम इतना लाचार है किसान? इतना बेकार है? हम नहीं दिख रहे किसी को? 750 किसान मर गए। किसी ने पूछा प्रधानमंत्री जी, ये इतने लोग मर गए, कुछ तो उनका सहायता करो। क्या वो मेरे लिए मरे क्या? प्रधानमंत्री खुद ऐसा कहता है तो देश का हालत क्या होता है? तो किसानों के लिए उनके दिल में कितना इज्जत है, सोचिए। मैं पहले ही कहा कि मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं। मैं अगर हूं, किसान के मददगार हूं, किसान के सपोर्टर हूं। मुझे किसी से कोई पंचायत नहीं है। मैं चाहता हूं दिलो दिमाग से कि इस देश में किसी भी कीमत पर किसानों का आत्महत्या रुक जाए, हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में पानी आ जाए, 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाली फ्री करंट मिले, किसान के पैदावारी को पक्का अच्छा दाम मिले, उनका रक्षा हुए, उनका बीमा किया जाए। फसल बीमा, गिसल बीमा, जो झूठे वादे, झूठे ड्रामा है, नहीं, सोचने की बात है। बहुत बड़े बड़े नेता है भाई। शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से कई किसान नेता भी बोलते भाई हमको जाना है। कहीं को जा रहे भाई? धरना करना है। कहां धरना करना है? शक्कर फैक्ट्री के सामने धरना करना है। हर साल करना है क्या? गन्ना खरीदते हैं, पैसे नहीं देते, 3 महीने, 6 महीने, कहीं तो देते भी नहीं है, दाम भी नहीं देते। क्या घोटाला है इसके पीछे? क्या हमारे सारे नेता इनसे मिले हुए हैं? या तो फिर केंद्र सरकार के पास, राज्यों के सरकारों के पास, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे महाराष्ट्र के, या हमारे संविधान में, हमारे कानून में इतनी कमजोरी है कि किसानों को पैसे भी नहीं दिला पाए? ये क्या चक्कर है? सरकार अगर समझता
24 घंटे के अंदर पैसे ना आ जाए किसान के चौखट पे, नहीं आएंगे? आएंगे क्या नहीं आएंगे? यानी कि क्यों नहीं आ रहे? सरकार नहीं समझ रहे, सीरियसली नहीं ले रहे। इसीलिए 13 महीने का धरना देखो, आज क्या हुआ? कुछ निकला समाधान? 13 महीने का धरना का कुछ समाधान निकला? कुछ नहीं, निकलेगा भी नहीं। इसीलिए कि वो समझ बैठे हैं किसान एकत्रित नहीं होंगे, किसान के पास बुद्धि नहीं है। एक बार एकत्रित होकर बना के बताइए। नांदेड़ भाइयों, महाराष्ट्र के अन्य जिला से आए हुए भाइयों, मैं आपसे विनम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूं, आगामी जिला परिषद चुनाव में किसान अपने ताकत दिखा दे, महाराष्ट्र सरकार झुक के आपके पास आ जाएगी। एक बार तो दिखाओ कम से कम। सरकारों को सीधा उंगली से जब घी नहीं निकलता तो टेढ़ा उंगली से निकलना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे विनम्र पूर्वक विनती करता हूं, जब तक हम बिखरे हुए रहेंगे, बटे हुए रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करता हूं, कहीं अन्य समस्या भी है। हमने सिर्फ किसानों के लिए नहीं किया, तेलंगाना में हमारे बुनकर भी आत्महत्या कर रहे थे, मर रहे थे। आज उनको सिर्फ 50% में ही सारे उनके लिए प्रबंधन करते हैं, उनके जो सामान चाहिए होता है। हमारे धनगर जो बकरी पालते हैं, 75% सब्सिडी पे, भारत में सबसे अधिक कलालों का हमने काम किया है। जो सेंधी के जाड़ों का रकम होता है उसको पूरा बर्खास्त कर दिया है। हर किसी को हमने काम किया है। करते करते जो मछुआरे हैं, मछली पकड़ते हैं, उनके लिए काफी हमने काम किया है। उनका भी आज कल्याण हो रहा है तेलंगाना में। जो हमारे कपड़े धोने वाले धोबी भाई है, उनके लिए भी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हमने कायम किया है। 1000 से ऊपर आवासीय विद्यालय हमने बनाए हैं तेलंगाना में। ये सारी चीज जब वहां हो सकता है, यहां भी जरूर हो। यहां के नेताओं के चक्कर में झंडा हर बार आपसे विनती कर रहा हूं, मैं जो भी कह रहा हूं, आगे पत्रकारों को मीटिंग में जो भी कहूंगा, उन बातों को जरूर सोचिए, गांव में चर्चा कीजिए। अगर मेरे बात सच है, मेरे बात में ईमान है, तो उठाइए गुलाबी झंडा, सरकार किसान का बनाइए, दम बताइए अपना, तब जाके समाधान मिल सकता है। आखिरकार दलित भाई, हमारे दलित वर्ग के लोग, पीड़ित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी लोग भी है। दलित वर्ग के लोग कब तक रहेंगे ऐसा? इनके लिए भी तेलंगाना में अच्छा समाधान निकाला है। जो तेलंगाना दलित बंधु स्कीम है, हमारे पास 17.5 लाख दलित घराने हैं तेलंगाना में। उनको, हर फैमिली को वापस नहीं देने वाला, बिना किसी बैंक के झंझट के 100 के 100% सब्सिडी के रूप में 10 लाख रुपए हर घराने को देते हैं। वो जो काम कर सकता है, उनका कोई रोक दाग नहीं है। जो काम वो समझता है कर सकता है, वो कर सकते हैं। तेलंगाना दलित बंधु आज पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। ऐसा ही भारतवर्ष में दलितों के साथ जो अन्याय हुआ, उनका भी पीड़ा चले जाना चाहिए। ये हमारा भारत समाज का फर्ज बनता है। तो इसीलिए हमने प्रतिज्ञा लिया है, शपथ लिया है, बीआरएस सरकार आ जाए तो हर दलित घराने को 10 लाख रुपए दिया जाएगा। हर साल 25 लाख दलित घराने को देश में दलित बंधु भी लागू किया जाएगा पूरे देश भर में। रैतु बंधु जो है, किसान बंधु स्कीम, वो भी हर जगह दिया जाएगा, हर राज्य में दिया जाएगा। भाइयों, इससे मैं एक ही बात आपको कहता हूं, मैं आपको कोई युद्ध करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपसे किसी से झगड़ने का, लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। कोई धूप में, बारिश में आके जंग करो, मैदान करो, तलवार पकड़ो, ये बात मैं नहीं कहता। बस सिर्फ इतना करो कि बैठो, समझो
चर्चा करो, एकत्रित हो जाओ। हाँ, ऐसा उंगली से मारे तो मार नहीं लगेगा, मुट्ठी भर के पचकड़ मारो तो जबरदस्त मार लगेगा। उंगली बन के नहीं रहना है, मुट्ठी बन के रहना है। एकत्रित हो जाओ, अपने वोट अपने लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट अपने लिए। अपना सरकार बने तब जाके हमारा समाधान निकलता है। पानी आ जाएगा, बिजली आ जाएगा, एक के पीछे एक सुबह आ जाएगा, सारे समाधान निकाल जाएंगे, ये गोलमाल से हम हट जाएंगे, अपनी सरकार बना लेंगे। मैं आपसे नहीं, कई चीजें भाई क्या बोलते, मैं आपको कम बातों में कुछ बातें समझाने की कोशिश किया, काफी अन्य बातें भी है। किसानों पे मैं ज्यादा कहना चाह रहा था। इससे पहले हमारे धर्माबाद तालुके के बापूराव कदम जी, हमारे युवा मित्र गणेश कदम मेरे पास आए थे, काफी साल पहले से मेरे पास आ रहे हो। वो चाह रहे थे बार बार कि साहब आपकी आवाज महाराष्ट्र में आ जाए, नांदेड़ में आ जाए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे आशीर्वाद देने के लिए जो इतनी भारी संख्या, मैंने सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी तादाद में आप आओगे। इतनी बड़ी संख्या में आके जो आपने एकता बताई, जो प्यार मुझे दी, जो आशीर्वाद आपने दिया है, मैं दिल में रखूंगा, मैं भूल नहीं जाऊंगा। ये मेरा पहली सभा था महाराष्ट्र राज्य में। कुछ ही दिनों में भाइयों बीआरएस का काम शुरू होगा। हमारे मानिक कदम जी जो किसी के लिए जिंदगी बदलते हैं, हमारे दशरथ सावंत